दोस्तों जब 2001 में तेजस ने अपनी पहली उड़ान भरी तो किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि भविष्य में यह आसमान में इतना ऊंचा उड़ेगा कि भारत के लिए सफलता का एक नया अध्याय ही लिख देगा। आपको शायद ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा देश जो अपनी रक्षा के लिए अभी भी फ्लाइंग कॉफिन उड़ाने को मजबूर है, उसकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने बीते हफ्ते ये एक्नॉलेज किया कि अर्जेंटीना ने अपनी एयरफोर्स के लिए मेड इन इंडिया तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में अपना इंटरेस्ट शो किया है। साथ ही इसे लेकर अगस्त एंड में अर्जेंटीना विजिट के दौरान इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर और अर्जेंटीना के फॉरेन मिनिस्टर सैंटियागो कैफियरो के बीच एक लंबी बातचीत का दौर भी चला था। यही नहीं, अगस्त के महीने में पार्लियामेंट में दिए अपने रिटन रिस्पांस में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट ने बताया कि तेजस को लेकर रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, यूएसए, इंडोनेशिया और फिलीपींस से भी अलग अलग लेवल पर डिस्कशंस जारी हैं। ऐसे में ये बात तो साफ हो जाती है दैट द वर्ल्ड इज इंडीड इंटरेस्टेड इन आवर सुपरस्टार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। लेकिन इसके साथ एक प्रश्न ये भी उठता है कि ऐसा क्यों है? आखिरकार क्यों ग्लोबल लेवल पर तेजस को लेके इतना ज्यादा इंटरेस्ट है? क्या ये इंटरेस्ट सिर्फ तेजस की सुपीरियर टेक्निकल कैपेबिलिटीज की वजह से है या फिर बात कुछ और है? तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कारण है जिनकी वजह से तेजस और इंडियन डिफेंस सेक्टर ने सारी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और इस टॉपिक से जुड़े हुए सवाल जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस और जीएस पेपर 3 के इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सेक्शंस में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि अगर एक प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाती है और इस बात का सबूत हमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की पॉपुलैरिटी ही देती है। तेजस बेशक एक स्टेट ऑफ आर्ट न्यू जनरेशन फाइटर जेट है जो अपनी सुपीरियर फ्लाइंग कैपेबिलिटीज, मैन्यूवरेबिलिटी और ईज ऑफ हैंडलिंग से सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। तेजस एक ऐसा सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो अपने क्लास में लाइटेस्ट और स्मॉलेस्ट सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है। साथ ही ये एयर टू सरफेस, प्रिसीजन गाइडेड और स्टैंड ऑफ सभी तरह के मिसाइल्स और वेपनरी को कैरी करने के लिए इक्विप्ड है। इसके अलावा इसका सैटेलाइट असिस्टेड इंटरनल नेविगेशन सिस्टम इसे एक 4.5 जनरेशन फाइटर बना देता है। यही कारण है कि तेजस को लेकर एक्सपीरियंस फाइटर पायलट्स का भी यही कहना है कि ये मोस्ट पायलट फ्रेंडली फाइटर जेट है जो अपने सुपीरियर एवियोनिक सिस्टम की वजह से पाकिस्तान में करंटली यूज होने वाले अमेरिकन एफ से कई गुना बेहतर है। दोस्तों उसके अलावा तेजस के डेवलपमेंट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में और ज्यादा जानने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करके तेजस से जुड़े हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन तेजस के सुपीरियर क्वालिटी के अलावा कुछ रीजंस और भी हैं जिस वजह से ये सभी देश इंडिया द्वारा डेवलप्ड तेजस और उस जैसे दूसरे कैपेबल डिफेंस प्रोडक्ट्स में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आइए अब हम इन कारणों को भी जरा करीब से जान लेते हैं। दोस्तों आपको याद ही होगा कि कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही दुनिया दो गुटों में बंट गई थी। इन गुटों में एक तरफ जहां यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन के डिसोल्यूशन के बाद ऐसा माना जा रहा था कि ये गुटबाजी भी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वैसे तो ये दोनों देश कभी एक दूसरे से सीधे तौर पर नहीं टकराए, लेकिन इनका टकराव हमेशा चलता रहा है और यही वजह है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इन दोनों सुपर पावर्स के बीच जन्मी कोल्ड वॉर और उसी के साथ शुरू हुई आर्म्स रेस कुछ हद तक आज भी जारी है। दोस्तों अगर हम इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड को गौर से देखें तो बीते तकरीबन 7 दशकों से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि यूएसए और रशिया एक दूसरे के सामने अपनी टेक्नोलॉजी और मिलिट्री सुपीरियरिटी स्टैब्लिश करने के लिए दुनिया के सबसे एडवांस वेपन्स डेवलप करते आए हैं और इसके दशकों बाद ये वेपन्स अलग अलग देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। इन कारणों से आज यूएसए और रशिया ही दुनिया के सबसे बड़े आर्म्स एक्सपोर्टर हैं। लेकिन दोस्तों इस आर्म्स एक्सपोर्ट में भी एक ट्रेंड छुपा है। रशिया कभी भी कन्वेंशनल यूएसए अलाइड कंट्रीज को अपने वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करता और ठीक उसी तरह यूएसए रशियन अलाइड कंट्रीज में अपने वेपन्स नहीं पहुंचाता। आज अगर हम ध्यान से देखें तो ये दुनिया इस डिफेंस एक्सपोर्ट की वजह से अभी भी दो गुटों में बटी नजर आती है।
दोस्तों, समय के साथ बढ़ते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स ने यह बात तो साफ कर दी है कि आज एक कंट्री का डिफेंस स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आज दुनिया में एनर्जी और आर्म्स दो ऐसी चीजें हैं जिनके बल पर किसी भी देश को अपनी शर्तों को मानने पर मजबूर किया जा सकता है। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम रशिया यूक्रेन वॉर में ही देख सकते हैं, जहां रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने के बावजूद यही यूरोप रशिया से एनर्जी सप्लाई लेने को विवश है। साथ ही जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तब इंडिया और रशिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील के बीच में थे, जिसे इंडिया की तरफ से इस युद्ध के शुरू हो जाने के बाद भी कंप्लीट किया गया और इसे लेकर यूएसए ने सख्त एतराज भी जताया था। यही नहीं, अंत तक यूएसए इंडिया को इस डील से पीछे हट जाने के लिए प्रेशराइज करता रहा। लेकिन ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का राइजिंग स्टेचर और न्यूट्रल स्टैंस ही है जिसकी वजह से इंडिया इस दबाव में नहीं झुका और इस डील के बाद भी यूएसए से उसके डिप्लोमेटिक रिलेशंस हेल्दी बने रहे। यही नहीं, 15 अगस्त 2022 को रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मॉस्को में हुए एनुअल आर्म्स शो के दौरान कहा कि रशिया के वो एलाइज जिन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान वेस्टर्न वर्ल्ड के दबाव में ना आकर रशिया का साथ दिया है, उन्हें वो मोस्ट एडवांस वेपन्स और मिलिट्री कोऑपरेशन प्रोवाइड करेगा। साथ ही पुतिन का कहना था कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को डेवलप करने में रशिया के इस आर्म्स एक्सपोर्ट का बड़ा हाथ है और रशिया की तरफ से होने वाले यही आर्म्स एक्सपोर्ट वर्ल्ड को वेस्टर्न डोमिनेशन से बचाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के दौरान नेटो अलाइज भी यूक्रेन को आर्म सप्लाई देके सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इन दो रिसेंट एग्जाम्पल से ही हम समझ सकते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में डिफेंस एक्सपोर्ट्स का क्या योगदान है। इन्हीं कारणों से किसी भी कंट्री के लिए अपने डिफेंस सिस्टम को डेवलप करने और अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए इनमें से किसी एक मेजर एक्सपोर्टर का एलाई बनना मजबूरी हो जाता है। लेकिन इस पूरी क्राइसिस के बीच जिस तरह पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड में नॉन अलाइंड मूवमेंट के माध्यम से इंडिया ने दुनिया का नेतृत्व किया था, उसी तरह आज दुनिया इंडिया में एक फ्यूचर नॉन अलाइंड डिफेंस एक्सपोर्टर तलाश रहा है, जिससे इन देशों को मॉडरेट टेक्निकली एडवांस वेपन्स बिना किसी डिप्लोमेटिक प्रेशर या प्री कंडीशंस के मिल सकते हैं। ऐसे में इंडिया की बढ़ती डिप्लोमेटिक सॉफ्ट पावर को भी साफ देखा जा सकता है। हालांकि बीते एक दशक में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और बाकी कई देशों के लिए चाइना भी एक बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर बन के उभरा है और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार आज चाइना वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर है। पर अभी अफ्रीकन कंट्रीज भी चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी और चीप बट अनरिलायबल कंपोनेंट्स की वजह से इंडिया में अपना फ्यूचर डिफेंस पार्टनर तलाश रही हैं। साथ ही अब ग्लोबल लेवल पर यह बात उजागर हो चुकी है कि चाइना से की गई कोई भी डील बहुत सारी अनजस्टिफाइड प्री कंडीशंस के साथ आती हैं। ऐसे में तेजस को लेकर जुलाई के महीने में छपी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया और इजिप्ट के बीच भी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टैब्लिश करने को लेकर डिस्कशंस चल रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंडिया मिडिल ईस्ट के साथ साथ नॉर्थ अफ्रीका में भी अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के अवसर तलाश रहा है। इंडिया के लिए यह अपॉर्चुनिटी इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि यहाँ की करेंटली ऑपरेटिंग फ्लीट वेस्टर्न कंट्रीज के काफी आउटडेटेड डिफेंस सिस्टम से ही बनी है, जिसे इंडिया अपने न्यूली डेवलप्ड कंपैरेटिवली एडवांस सिस्टम से रिप्लेस कर सकता है। इसके अलावा इंडिया के स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट, इंडियन ओशन रीजन और आसियान नेशंस चाइना की जगह इंडिया को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है चाइना का इस जियोपॉलिटिकल रीजन में राइजिंग इंटरफेरेंस और फोर्सफुल डिप्लोमेसी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को छोड़कर इस रीजन में बाकी कंट्रीज इंडिया में अपने डिफेंस सप्लाईज का फ्यूचर तलाश रही हैं। इन्हीं कारणों से तेजस को लेकर मलेशियन गवर्नमेंट से होने वाली डील भी अपने आखिरी चरण में है। यही नहीं, इसी दिशा में इंडिया ने फिलीपींस के साथ जनवरी 2022 में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एक्सपोर्ट की $375 मिलियन की डील भी साइन की है। इस डील से इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट के नजरिए से दूसरे एशियन कंट्रीज इंडोनेशिया और वियतनाम के दरवाजों पर भी दस्तक दे दी है। साथ ही ये इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का भी एक कन्वर्जेंस दिखाई देता है। वहीं कुछ मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जैसे यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस मिसाइल्स के एक्सपोर्ट को लेकर बातचीत जारी है। ऐसे में यह बात भी स्टैब्लिश होती दिखती है कि डिमांड सिर्फ तेजस की ही नहीं है बल्कि इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स की है। इसलिए दोस्तों, आइए अब इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट के स्टेटस को भी जरा करीब से जान लेते हैं।
दोस्तों इंडिया की यूनिक जियोपॉलिटिकल पोजीशन की वजह से इंडिया के लिए उसके डिफेंस को मजबूत करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही कारण है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2022 में इंडिया 4th रैंक पर था। लेकिन अपने डिफेंस इक्विपमेंट और इस फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए अब तक इंडिया बहुत हद तक इंपोर्ट्स पर ही निर्भर कर रहा है। सिप्री की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, पर बीते सालों में इसमें तेजी से अंतर आ रहा है। सिप्री के अवेलेबल डेटा के अनुसार डिफेंस इक्विपमेंट के टॉप इंपोर्टर्स में इंडिया अकेली ऐसी कंट्री है जिसने बीते सालों में अपनी इंपोर्ट रिलायंस को सिग्निफिकेंटली कम किया है। इंडिया ने अपने डिफेंस इंपोर्ट्स को 2012 से 2016 के कंपैरिजन में 2017 से 2021 के बीच 21% तक कम किया है। यही नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डेटा के अनुसार देश के आर्म्स एक्सपोर्ट्स में भी 2014 से 6 गुना की बढ़ोतरी हुई है। आपको ये जानकर गर्व महसूस होगा कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लोकसभा में दिए अपने रिटन रिप्लाई में बताया कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट जो फिस्कल ईयर 2015 में महज ₹1941 करोड़ के थे, 2021 एंड 22 में बढ़कर 11,607 करोड़ के हो गए हैं। वहीं एडिशनल सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन संजय जजू की जुलाई 2022 में रिलीज हुई ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग 2021 एंड 22 में ये ₹13,000 करोड़ हो गया है, जिसमें 70% कंट्रीब्यूशन प्राइवेट सेक्टर से है, जबकि बाकी 30% पब्लिक सेक्टर से आया है। गवर्नमेंट का टारगेट इसे 2025 तक ₹36,500 करोड़ तक ले जाने का है। ऐसे में अगर हम पास्ट में यूएसए, फ्रांस और ब्रिटिश डिप्लोमेटिक रिलेशंस को देखें तो हम पाएंगे कि वो हमेशा अपने डिप्लोमेटिक डील्स में प्राइवेट डिफेंस कंपनीज को पुश करते रहे हैं। ठीक उसी तरह इंडियन गवर्नमेंट भी अपने बढ़ती सॉफ्ट पावर और डिप्लोमेटिक रिलेशंस का फायदा उठाकर भविष्य में पीएसयूज द्वारा बिल्ड टेक्नोलॉजीज के अलावा अपने प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की ग्रोथ के लिए इन डील्स को भी पुश कर सकती है। इसके अलावा अपनी डिफेंस या मिलिट्री डिप्लोमेसी के तहत इंडिया ग्लोबल लेवल पर बायलेटरल और मल्टीलेटरल मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स एक्सरसाइजेज में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। वहीं रशिया, इजराइल, यूएस और जापान जैसे देशों के साथ बिना किसी गुटबाजी में पड़े इंडिया के बढ़ते टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स और जॉइंट वेंचर्स से इंडिया का डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी हो रहा है, जिसके चलते इस सेक्टर में इंडिया का दबदबा बढ़ता देखा जा सकता है। ऐसे में जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड डिप्लोमेसी में इंडिया की राइजिंग स्टेचर, नॉन पार्टिसन न्यूट्रल इमेज और एडवांसिंग डिफेंस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर इंडिया अपने करंट 20th बिगेस्ट डिफेंस एक्सपोर्टर की रैंक से उठकर फ्यूचर में एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन सकता है, जो डिफेंस के सेक्टर में इंडिया के सेल्फ रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव स्टेप होगा। दोस्तों हम कह सकते हैं कि बदलती जियोपॉलिटिक्स के इक्वेशन में भविष्य में इंडिया एक मेजर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्टर के रूप में उभर सकता है। उसे बस जरूरत है अपने टेक्निकल एडवांसमेंट की पेस को और मजबूत करके अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के पोर्टफोलियो को और डाइवर्स करने की। ये बात सच है कि ग्लोबल लेवल पर इंडिया के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होने के बाद भी इंडिया पूरी तरह से उसका लाभ नहीं उठा पा रहा है। सिप्री की अप्रैल 2022 में पब्लिश हुई एक रिपोर्ट के अनुसार 2017 से 2021 के बीच इंडिया का 50% डिफेंस एक्सपोर्ट अकेले म्यांमार को किया गया और इसके बाद 25% श्रीलंका और 11% अर्मीनिया। लेकिन आज इंडिया को इस मौके का पूरा फायदा उठाने की जरूरत है, तभी वो ग्लोबल एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाएगा। दोस्तों यदि भविष्य में इंडिया एक मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बन पाता है तो इसके वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर क्या प्रभाव पड़ सकते हैं और इससे वर्ल्ड का बैलेंस ऑफ पावर किस ओर शिफ्ट हो सकता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू इंडियाज ग्रोथ in defense exports? Examine the major obstacles that still exist in the India's way to become net exporter. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।